हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। एंड आपको जैसे पता है, हमने कल से अपना एक एनसीईआरटी जिस्ट जो है वो शुरू कर दिया था। बेसिकली एनसीईआरटी जिस्ट के मैं बैक टू बैक लेक्चर आपके पास लेकर के आ रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी की रिवीजन कराऊंगी। एंड उसमें हम थोड़ा थोड़ा क्या होगा, जो स्क्रीन पे होगा आप उसको देखोगे, साथ में मैं उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करती जाऊँगी, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द चैप्टर ऑल्सो एंड विद द टर्म्स ऑल्सो, राइट। तो ये चीज़ें हमने पढ़नी थी। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने कुछ साइंटिस्ट एंड रिलेटेड फील्ड्स के बारे में बात की थी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। हमने कुछ साइजेस की बात की थी जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। एंड हमने उसके अलावा, गिव मी वन सेक, उसके अलावा हमने और क्या बात की थी, उसके अलावा हमने साइजेस एनसीईआरटी के बाद हमने बात की थी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के बारे में। देन हमने बात की थी पीएचडी जिन्होंने की हुई है उनके बारे में, कि किस फील्ड में उन्होंने पीएचडी की हुई थी, राइट। उसके बाद हमने नोबेल प्राइजेस की बात की थी। कुछ टर्म्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं, वो किन्होंने कॉइन की थी उसके बारे में हमने बात की थी। एंड देन फाइनली हमने यूनिट्स की बात की थी। टुडे हम जो है स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डाटा ऑफ एनसीईआरटी फॉर ह्यूमंस विच इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी, राइट। एनसीईआरटी के अंदर जो भी ह्यूमन से रिलेटेड डाटा दिया गया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी डाटा दिया गया है, हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, चाहे वो फिर आपका 12th स्टैंडर्ड का मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के रिगार्डिंग हो या वट या फिर आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया गया है वेट ऑफ लीवर। लीवर की अगर हम बात करें, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ योर लीवर इज व्हाट, हिपैटिक लोब्यूल। दिस इज द साइज स्ट्रक्चर ऑफ अ हिपैटिक लोब्यूल विच इज कवर्ड बाय अ ग्लीजन्स कैप्सूल। लीवर की अगर आप बात करोगे तो ये आपके पास एक लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। बेसिकली इसका साइज क्या है, इसको आप अगर वेट में मेजर करोगे तो दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। और अगर हम इसको वेट में मेजर करते हैं तो इसका वेट आता है हमारे पास 1.2 to 1.5 kg, राइट। उसके बाद वेट ऑफ किडनी कितना है ऑन एन एवरेज, एंड एवरेज दिया गया है एनसीईआरटी में, एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म की किडनी का दिया गया है 120 to 170 ग्राम दिया गया है, राइट। नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर, लीवर में 2 लोब होती हैं। अगर आप लीवर को की स्ट्रक्चर देखोगे ना तो वो कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें आपके पास होती है, एक होती है इस तरीके से लोब्यूल में डिवाइड होता है। एक होती है आपके पास राइट लोब और एक होती है आपके पास लेफ्ट लोब, ठीक है। तो ये 2 लोब्स होती हैं और इनसे कौन सी डक्ट आती है, जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। दिस इज द हिपैटिक डक्ट, क्लियर। इस तरीके से होती है ये। और साथ में आपको पता है कि इसके साइड में या थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर हम देखें तो एक स्टोरेज ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, जहाँ पे बाइल जूस बनता किसके अंदर है, लीवर के अंदर बनता है। और आफ्टर सिंथेसिस वो स्टोर कहाँ होता है, इनसाइड द गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद इस गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आती है, जिसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। और ऊपर से राइट हिपैटिक डक्ट आती है और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आती है। एंड जब ये डक्ट आपके पास गॉल ब्लैडर से मिल जाती है तो आप इस डक्ट को बोलते हो सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। दिस इज़ योर कॉमन बाइल डक्ट। कॉलिडोकस भी हम इसको बोलते हैं। इसमें आपकी गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट भी आती है, दिस इज़ द सिस्टिक डक्ट। और इसके अलावा आपके पास राइट हिपैटिक लोब एंड लेफ्ट हिपैटिक लोब जो होती है उसकी डक्ट्स भी आती हैं। इनको हम बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोलेंगे और उसको हम बोलेंगे राइट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। तो जब ये इसके साथ मिल जाती है तो उसको बोलोगे कॉमन बाइल डक्ट, क्लियर। उसके बाद अच्छा, लोब्स कितनी होती हैं, 2 लोब्स होती हैं। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती है, 3 पेयर होते हैं। देखो, सलाइवरी ग्लैंड मैं आपको बता दूं क्या होता है। सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली जैसे सपोज दिस इज़ योर माउथ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सपोज दिस इज़ योर माउथ एंड इसके अंदर इसमें जो आपके पास ग्लैंड्स होंगी उनकी बात की गई है। एक ग्लैंड जो होती है वो ईयर के पास होती है, जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। पहली ग्लैंड तो ये वाली होगी। एक होती है आपके पास मैक्सिलरी ग्लैंड, जो जॉ के पास होती है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैक्सिलरी बोल सकते हो, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड ग्लैंड हो गई, पेयर में होती है, इनकी डक्ट होती है, इसलिए हम इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि जो ये अपने सिक्रीट करती हैं एंजाइम, वो एक डक्ट के थ्रू सिक्रीट करती हैं। इसलिए ऐसी ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन किसके थ्रू करती हैं, किसी डक्ट के थ्रू करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। बट द ग्लैंड्स
which secrete their content without any gland directly into the bloodstream. That gland is known as endocrine gland and their secretion is known as basically hormone, right? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की. सलाइवरी ग्लैंड में एक होती है वन पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है. सेकंड होती है वन पेयर ऑफ सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड. और एक थर्ड वाली ग्लैंड जो होती है वो टंग के नीचे होती है, उसको हम बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड. सब लिंगुअल ग्लैंड. लिंगुअल वर्ड किसके लिए यूज़ करते हो आप? बेसिकली ये टंग के लिए यूज़ किया जाता है. तो 3 पेयर आपके पास ग्लैंड्स होती हैं जो विजिबल होती हैं. पैरोटिड ग्लैंड जो होगी बेसिकली ये ऐसी ग्लैंड है जिसके अंदर कई बार आपके जो मिक्सोवायरसेस होते हैं वो आकर के क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं. ज़्यादातर मेल के अंदर ऐसा देखा जाता है. एंड पैरामिक्सोवायरसेस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है. और जिसको हम बोलते हैं मम्प्स बोलते हैं. मम्प्स किसकी वजह से होते हैं? पैरामिक्सोवायरसेस की वजह से कान के पास से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है यहाँ पे मेल के अंदर. अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हो तो ये आपके जो मेल बॉडी होती है, मेल बॉडी में स्टेरिलिटी भी कॉज कर सकता है. मतलब जो पर्सन होगा वो क्या हो जाएगा, वो इनफर्टाइल हो जाएगा. वो इन द फ्यूचर दैट पर्सन कैन नॉट बियर अ चाइल्ड, राइट? वो एक द पर्सन इज़ नॉट एबल टू बिकम पेरेंट. तो बेसिकली क्या होगा, स्टेरिलिटी की कंडीशन आ जाती है. इसीलिए पैरोटिड ग्लैंड में अगर देयर इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ पैरामिक्सोवायरस तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको ट्रीट करवाओ, राइट? तो मैंने ये चीज़ें बताई. नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स होंगे. और कैसी होती हैं ये? दीज आर एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन क्या है? जो अपना कंटेंट किसके थ्रू रिलीज़ करती हैं? ये अपना कंटेंट रिलीज़ करती हैं वाया डक्ट. उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टमक. स्टमक के अंदर कौन कौन से पोर्शंस होते हैं? तो बेसिकली जब हम स्टमक की बात करते हैं बच्चों, तो स्टमक में हमारे पास 3 से 4 होते हैं, मतलब 4 सेगमेंट होते हैं. जे शेप होता है आपका स्टमक, देखिए कुछ इस तरीके से होता है. ओके, थोड़ा सा ना मुझसे अच्छा नहीं बना. ठीक है, यही काम करते, दोबारा बनाती हूँ थोड़ा. गिव मी 1 सेकेंड. ये थोड़ा ऐसे होगा. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक एरिया होता है जिसको आप बोलते हो कार्डियक, जो हार्ट के पास होता है, कार्डियक. देन होता है फंडस, फिर होती है मेन बॉडी, मेन बॉडी, एंड फाइनली आपके पास होता है पाइलोरिक रीजन. ये स्टमक कैसा होता है? ये स्टमक होता है आपके पास, ये ग्रेटर कर्वेचर होती है, ये लेजर कर्वेचर होती है. ये जे शेप का आपका स्टमक होता है जिसमें 4 पार्ट होते हैं. सबसे ऊपर का पार्ट जो रहेगा वो कार्डियक रहेगा. एंड जो ये आपकी डक्ट है, ये डक्ट आपके पास कौन सी डक्ट है? यहाँ से आपका स्टमक शुरू हो जाता है. यहाँ पर भी एक स्फिंचर होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंचर, यानी उसके ऊपर ईसोफेगस थी, फिर गैस्टर यानी स्टमक शुरू हो गया. तो यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग, एक ओपनिंग होती है जो कि कंट्रोल होती है स्फिंचर के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंचर. ठीक है, तो ये बात याद रखना, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर. साथ के साथ लिखते रहो क्योंकि हो सकता है मुझे बीच में चीज़ें क्लियर भी करनी पड़े, तो आप थोड़ा थोड़ा आराम से इनको चीज़ों को लिखते रहो. तो यही चीज़ आपकी एनसीईआरटी में भी बताई गई है कि नंबर ऑफ पोर्शंस इन स्टमक कितने होते हैं? 4 होते हैं. कार्डियक होता है जो सबसे अपर होगा, फिर फंडिक या फंडस रीजन होगा, देन मेन बॉडी होगी, एंड द लास्ट पार्ट विल बी पाइलोरिक, जो कहाँ पे ओपन होगा? आपकी ड्यूडेनम के अंदर जाकर के ओपन होगा. स्टमक स्टोर्स फूड फॉर कितने घंटों के लिए स्टोर करता है? 4 से 5 घंटों के लिए आपका खाना जो होता है यहाँ पे स्टोर होता है. जो स्टमक होता है वहाँ पे चर्निंग मूवमेंट होती है, पैरास्टालिटिक मूवमेंट होती है. पीएच ऑफ सलाइवा, सलाइवा के अंदर पीएच कितनी रहेगी? सलाइवा कहाँ होता है? माउथ के अंदर होता है, और माउथ की पीएच कितनी रहती है? 6.8 रहती है. क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको एक्टिवेट होने के लिए पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवरी एमाइलेज. ये वो एंजाइम होता है जो आपका काम क्या करता है? ये ऐसा एंजाइम होता है जो बेसिकली आपका काम करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का. कार्बोहाइड्रेट, इसलिए माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है.
कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता, लिपिड को डाइजेस्ट नहीं करता, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है एट द pH 6.8 एंड द एंजाइम नेम इज सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस की अगर हम बात करें तो इसकी pH बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो HCl होगा, जो एसिडिक कंडीशन मेंटेन करेगा, जो एसिड होगा बेसिकली, वो क्या करेगा, वो एसिड आपके डिफरेंट इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करेगा। सबसे पहले वो एक एंजाइम के ऊपर काम करेगा जिसको हम बोलते हैं इसमें हम बोलते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, लेकिन जैसे ही HCl, जैसे ही खाना आया तो HCl ज़्यादा बनना शुरू हो गया, और HCl जैसे ही ज़्यादा बनेगा तो वो जा करके किसको स्टिमुलेट करेगा? पेप्सिनोजन को। और पेप्सिनोजन को कहेगा कि चल भाई अब जा और तू एक्टिवेट हो जा, और वो एक्टिवेट हो जाएगा, खुद को कर लेगा पेप्सिन में कन्वर्ट। पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है जो आपकी खाने के अंदर जितनी भी प्रोटीन होंगी उनको पार्शियली डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। पार्शियली करेगा, फिर उसके बाद उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट करेगा जब वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये काम करते हैं गैस्ट्रिक जूस। पेप्सिनोजन के बाद जो पेप्सिन बना, अब वही पेप्सिन फर्दर जितने भी आगे और भी एंजाइम प्रेजेंट होंगे, जो इनएक्टिव एंजाइम होंगे स्टमक के अंदर, उन सबको एक्टिवेट करेगा। जैसे कि प्रोरेनिन को एक्टिवेट करेगा रेनिन के अंदर। रेनिन जो होता है वो बच्चों में मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज को एक्टिवेट करेगा। तो इस तरीके से ये काम क्या करता है, ये डिफरेंट एंजाइम को बाद में जाकर के एक्टिवेट कर देता है। ड्यूओडेनम की जो pH होती है वो पूछी जाती है, तो उसकी pH याद रखना 7.8 होती है। इसमें आपका ड्यूओडेनम के अंदर पैनक्रियाटिक जूस भी आता है जो अल्कलाइन कंडीशन के अंदर ही काम करेगा। पैनक्रियाटिक जूस के बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, एंड वो सारे मिल करके इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं जिसको हम सकस एंटेरिकस बोलते हैं। याद रखना, सकस एंटेरिकस क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस प्लस पैनक्रियाटिक जूस। जब सबको मिला देते हो आप, तो ब्रूनर ग्लैंड से निकलने वाला जूस, जब इन सबको एंजाइम जितने भी होंगे, तो जब इन सबके एंजाइम को आप आपस में मिक्स कर देते हो, मिला देते हो, ताकि आप अपने खाने को और ज़्यादा अच्छे से ब्रेक डाउन कर सको, आप जितने भी बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक कर सको, तो उन सबको तोड़ने के लिए जब एक मिक्सचर बन जाता है एंजाइम का, तो हम उसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस। एंड द pH ऑफ द ड्यूओडेनम इज 7.8, ताकि जितने एंजाइम हैं वो एक्टिवेट रह सकें। यूरिन की जो pH होती है वो सलाइटली एसिडिक होती है, दैट इज 6.0 होती है। पेल येलोइश कलर होता है, स्ट्रॉ कलर होता है, एनसीईआरटी में मेंशन है। ब्रीदिंग रेट क्या होता है कि आप एक टाइम में, रेट का मतलब है कि जब आप देखो, ब्रीदिंग का मतलब है कि आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, एयर को इनहेल कर रहे हो, एयर को एक्सेल आउट कर रहे हो, दैट इज़ द ब्रीदिंग, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम और बोलते हैं वेंटिलेशन। मैं लिख देती हूँ, इसको हम वेंटिलेशन भी बोलते हैं। तो ब्रीदिंग बोल दो या वेंटिलेशन बोल दो, दैट इज़ डायरेक्टली मीन्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज, राइट। एंड जब आप बात करते हो रेट की, तो आप उसमें टाइम लिमिट कर देते हो। तो अगर मैं कहूँ कि मैं 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करती हूँ, कितनी बार एयर इन और आउट करती हूँ, तो वो होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, राइट। दिस इज़ द ब्रीदिंग रेट। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, सपोज मैं सिटिंग कंडीशन में बैठी हुई हूँ एंड आई एम रिलैक्स्ड राइट नाउ, एंड एट दिस मोमेंट द अमाउंट ऑफ एयर विच आई एम इनहेलिंग और एक्सेलिंग आउट, दैट इज़ नोन एज द टाइडल वॉल्यूम। मतलब मैं कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इनहेल कर रही हूँ और कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो एक्सेल कर रही हूँ एक सिंगल ब्रीथ के टाइम पे, तो जितना वॉल्यूम होगा वो होगा आपका टाइडल वॉल्यूम, एंड द अमाउंट ऑफ द टाइडल वॉल्यूम विल बी 500 ml, राइट। उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब आपने टाइडल वॉल्यूम को ले लिया है, इसको मैं एक चीज़ तरीके से समझाऊंगी, आई होप आपने ये चीज़ें ना लिख ली होंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ, ये जो चीज़ें दी गई ना इसको मैं समझाती हूँ आपको। इसमें इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं इसको समझाना चाहती हूँ आपको। देखो, आपने नहीं लिखी थी तो आप बैक करके लिख लेना। तो एक चीज़ समझाती हूँ आपको बच्चों, गिव मी 1 सेकेंड, है ना, जस्ट 1 सेकेंड।
तो ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्क्रीन पे आपको ना मैंने एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको ये जो सारा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज़ योर वीसी, व्हाट इज़ योर टीएलसी, ये सब चीज़ें समझाने वाली हूँ, ध्यान से सुनना एक बार। तो बेसिकली जब आप अपनी रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ या रेस्पायरेटरी वॉल्यूम को मेज़र करते हो, बेसिकली हम वॉल्यूम को मेज़र करते हैं, कोई भी कैपेसिटी को हम मेज़र नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो वॉल्यूम जब हम मेज़र कर रहे होते हैं तो जो एक ग्राफ बनकर के आपके सामने आता है, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इस ग्राफ को हम बोलते हैं स्पाइरोग्राम। इस ग्राफ का नाम होता है स्पाइरोग्राम, ठीक है। तो मैं भी समझाती हूँ। दिस ग्राफ इज नोन एज स्पाइरोग्राम। एंड इस स्पाइरोग्राम को जब आप मेज़र करते हो, किससे आप मेज़र करते हो, जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसका नाम होता है स्पाइरोमीटर। मीटर। देखो ग्राफ है, लेकिन ग्राफ को आप ग्राफ नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ग्राम, स्पाइरोग्राम। एंड जो मशीन है उसको बोलोगे स्पाइरोमीटर। इसके थ्रू आप मेजर क्या करते हो, ऑल वॉल्यूम्स, ऑल वॉल्यूम आप इसमें मेज़र करते हो। एक्सेप्ट किसको मेज़र नहीं कर पाते, आरवी को, एक्सेप्ट आरवी। आरवी का मतलब है रेजिडुअल वॉल्यूम। और किसी भी कैपेसिटी को आप मेजर नहीं कर सकते। नो मेजरिंग या मेजर एनी कैपेसिटी, किसी भी कैपेसिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। नो कैपेसिटी टू एनी नो मेजरमेंट फॉर एनी कैपेसिटी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या क्या है। सपोज़ कर लो मैं अभी सिटिंग पोजीशन में हूँ एंड इस टाइम पर मैं सिंपली नॉर्मली एयर को इनहेल कर रही हूँ, एयर को एक्सेल आउट कर रही हूँ। तो जो मेरा वॉल्यूम है वो कितना होगा, दैट विल बी माई 500 वॉल्यूम, 500 ml। इसको मैं क्या बोलूँगी, टीवी। दिस इज़ योर 500 ml, ठीक है। उसके बाद मानो आप कहाँ चले गए, आप रामदेव के शिविर में चले गए हो और वहाँ पर आपको वो कह रहे हैं कि आप योग करो, योग करते टाइम आप अनुलोम विलोम करो। एंड उस टाइम पर आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके से करोगे। सपोज आप करोगे, देखो ये क्या होगा, आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल किया, ठीक है। इसमें आपको लग रहा है कि आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल किया है। आप रेस्टिंग कंडीशन में थे, आपने जो एयर ली वो तो ली ही ली, साथ में आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर भी लिया। तो आप कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्स्ट्रा ले पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना है, बेसिकली द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच वी कैन इनहेल आफ्टर द टीवी के बाद जो हम अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर सकते हैं उसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है, ये करीबन होता है आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml, ठीक है। उसके अलावा आपको कहा गया कि आप इस जितना आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल किया आप उसको बाहर निकालिए। तो सबसे पहले तो आप टीवी को बाहर निकालोगे, क्योंकि आपने टीवी भी लिया था। आप टीवी को बाहर निकालोगे, उसके बाद द अमाउंट ऑफ एयर जो आप एक्सेल आउट कर सकते हो वो कितना होगा, वो होगा ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वो करीबन आपका रहता है 1000 से 1100 ml। इतनी बात याद रखना, ठीक है। तो 3 वैल्यूज़ आपको याद हो गई हैं। टीवी क्या है, टीवी आपका नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर है जो आप नॉर्मल या रिलैक्स्ड कंडीशन में इनहेल आउट करते हो, एक्सेल आउट करते हो। और जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर लेते हो उसको आप क्या बोलते हो, उसको हम बोलते हैं IRV। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर आप निकालते हो उसको बोलते हो ERV। मैम हमने तो इतना लिया था लेकिन हमने सिर्फ इतना ही बाहर निकाला, बाकी का कहाँ गया। बाकी का जो होता है वो आपके लंग्स के अंदर ही रिटेन होता है, रेजिडुअल रह जाता है, वहीं पे रह जाता है, वो बाहर नहीं आ पाता। ऐसा इसीलिए होता है ताकि आपके जो लंग्स है उनका प्रेशर मेंटेन किया जा सके और जो आपकी एल्वेलाई हैं वो कोलैप्स ना करें, इसीलिए वहाँ पे कुछ वॉल्यूम एयर का रखा जाता है। एंड दैट वॉल्यूम इज़ नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। क्योंकि ये वॉल्यूम कभी भी बॉडी से बाहर नहीं आता, इसलिए इस वॉल्यूम को मेजर नहीं किया जा सकता। एंड इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1100 to 1200 ml, करेक्ट। अब अगर कोई आपसे पूछ ले दीज आर द वॉल्यूम्स, बट अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द कैपेसिटीज़, तो देखो जब वॉल्यूम मिलाते हो तो कैपेसिटी बनती है, ठीक है। कोई पूछे कि कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आप एटलीस्ट इनहेल कर सकते हो, तो देखो टीवी तो मैं ले ही सकती हूँ, लेकिन मैं साथ में एक्स्ट्रा और क्या ले सकती हूँ, मैं IRV भी ले सकती हूँ। तो मतलब मेरे पास ये क्या हो गई, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, IRC को हम बोलते हैं। और IRC बेसिकली क्या हुआ आपके पास, IRV प्लस
टीवी, दिस इज़ योर IRC। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह अगर कोई बोले व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, जो आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को एक्सेल आउट कर सकते हो, तो दैट विल बी योर ERC, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ERC। ये क्या होगी? ये होगी टीवी प्लस ERV। ठीक है, और जो आपसे बोले कि आपने कितना फंक्शनली यूज़ किया, बेसिकली एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद आप कितना फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो, कर सकते हो, तो वो कितना कर सकते हो? एक तो ERV को कर सकते हो आप, ये तो नॉर्मली आप करते हो, है ना। उसके अलावा आप साथ में RV को भी कर सकते हो, RV को भी बॉडी से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन हम इसको नहीं निकाल पाते। इसका नाम रखा गया है FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दैट इज ERV प्लस RV। आप इनको मेजर कर लेना, सबको जोड़ देना, तो आपके पास डिफरेंट वॉल्यूम्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर कोई बोले कि व्हाट इज़ योर वाइटल कैपेसिटी, जो ज़रूरी है, जो एक्सचेंज हो रही है, दैट इज़ योर वाइटल कैपेसिटी। इसका मतलब मैं टीवी को बाहर निकाल सकती हूँ, मैं IRV को बाहर निकाल सकती हूँ, मैं टीवी को बाहर निकाल सकती हूँ, हाँ मैं IRV को बाहर निकाल सकती हूँ, और मैं ERV को बाहर निकाल सकती हूँ। तो ये तीनों मिलाकर के मेरी क्या बनी है? लंग्स की वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या हो गई? जितना आप सब कुछ, बेसिकली आप तीनों चीज़ों को बाहर निकाल सकते हो, इसको भी, IRV को भी, टीवी को भी, और ERV को भी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ योर टोटल लंग कैपेसिटी, आपके लंग की कितनी कैपेसिटी है, तो बेसिकली आप लंग्स में तो RV को भी रख रहे हो ना, तो RV भी आपका क्या आ जाता है? टोटल लंग कैपेसिटी में आ जाता है। एंड दिस इज़ नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी, जो कितनी चली जाएगी आपकी, जब आप इसको जोड़ोगे तो देख लेना एक बार, ये करीबन आपके पास आई थिंक 4800 से 5200 तक जाती है। हम इसको करीबन 5 to 6 लीटर बोलते हैं, 5 to 6 लीटर या 5000 to 6000 ml बोल देते हैं। ठीक है, कितना पहुंचेगा ये? आप इसको सबको जोड़ के देख लेना, आपके पास कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ जाएगी, 5000 ml to 6000 ml, या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 5 to 6 लीटर। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास पायरोग्राम, जिसमें आप सारी वॉल्यूम्स को मेज़र कर सकते हो एक्सेप्ट RV, एंड किसी भी आप कैपेसिटी को मेज़र नहीं कर सकते हो। सारी कैपेसिटीज़ मैंने बताई कि इसको कैसे जोड़ने पे क्या बनेगा। तो ये चीज़ थी आपकी वैल्यूज़ इनकी, जो आपको याद रखनी होगी कि व्हाट इज़ योर टाइडल वॉल्यूम वैल्यू, एंड व्हाट इज़ योर टाइडल वॉल्यूम, एंड व्हाट इज़ योर IRV, व्हाट इज़ योर टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज़ योर IRV, व्हाट इज़ योर ERV, व्हाट इज़ योर RV। अगर आपको ये ग्राफ याद है ना, तो आपको सब कुछ याद रहेगा। अब आ जाते हैं वाटर इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं, तो प्लाज्मा, मेरे को प्लाज्मा होता क्या है? सपोज दिस इज़ योर एक आपके पास क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है, रेड कलर आई थिंक आपको विजिबल नहीं होता है स्क्रीन पे, तो एक काम करते हैं वाइट ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है, एंड इस टेस्ट ट्यूब में मैंने अपने ब्लड सैंपल को क्या किया? फिल्टर आउट किया। आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन, मैंने ब्लड सैंपल लिया और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, और जब मैंने उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो क्या हुआ? ब्लड के कॉम्पोनेंट डिवाइड हो गए। ब्लड में आपको एक कॉम्पोनेंट मिला फॉर्म्ड एलिमेंट का, और एक कॉम्पोनेंट मिला प्लाज्मा का। ठीक है, तो प्लाज्मा जो था वो आपके पास ऊपर की तरफ आ गया सुपरनेटेंट में, दिस इज़ योर प्लाज्मा, दिस इज़ योर प्लाज्मा। एंड जो आपका फॉर्म्ड एलिमेंट था वो आपके नीचे रह गए, क्योंकि वो क्या थे? हैवी थे। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में भी आपको बीच में एक कोट मिलेगी, क्लियर मिलेगी, थोड़ी सी येलोइश कलर की, एंड उसके बाद आपको फिर से क्या मिलेंगे? अपने फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेंगे, जिसमें आपको क्या मिलने वाली है? आपको 3 तरह की चीज़ें मिलने वाली हैं। एक आपको मिलेंगी प्लेटलेट्स, एक आपको मिलेगी प्लेटलेट्स, एंड उसके बाद आपको मिलेंगी प्लेटलेट्स के बाद आपको मिलेंगी बेसिकली WBC, डिफरेंट काइंड की WBCs होती हैं। ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर से बिलोंग करता है। एंड फाइनली आपको मिलेगी RBC। RBC को आप और क्या बोलते हो? इरिथ्रोसाइट। WBC को और क्या बोलते हो? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को आप क्या बोलते हो? मेगा कैरियोसाइट। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि रिटर्न मटेरियल तो आपको सब याद ही करना है, वो तो मिल ही जाएगा, तो मैं कंसेप्ट साथ के साथ बताते हुए चल रही हूँ। तो जो ब्लड हुआ आपका, टोटल ब्लड सैंपल जो था, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो प्लाज्मा में जो कितना था? प्लाज्मा बना आपके पास 55% बनाता है ब्लड का, और ये जो तीनों चीज़ें मिलके आई हैं, इनको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट,
ठीक है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ये कितना परसेंट बनाएगा, ये बनाएगा आपके पास 45%। एंड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में होता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ WBC, ये सोल्जर की तरह काम करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। डिफरेंट काइंड के होते हैं, 5 तरह की होती हैं WBCs, 5 तरह की होती हैं, लेकिन अगर हम इसको ब्रॉड कैटेगराइज करें तो 2 तरह की होती हैं, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। फर्दर ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट जो होंगी वो अलग अलग डिवाइड करेंगी। ग्रैनुलोसाइट 3 तरह की होती हैं, ए ग्रैनुलोसाइट 2 तरह की होती हैं। ग्रैनुलोसाइट में आ जाती है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसेनोफिल, और जो ए ग्रैनुलोसाइट आती है उसमें हो जाती है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। आपको इनके अमाउंट याद रखने होते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल जो है उसका अमाउंट रहेगा, आपको इनकी न्यूक्लियस की पोजीशन और अमाउंट याद रखने होते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल है वो सबसे ज़्यादा मिलती है, 60 to 80%, 60 to 65% आपको मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर NCERT। देन हमें मिलती है इसेनोफिल जो हमें 2 से 3% मिल जाती है। बेसोफिल मिलती है 0.5 to 1% मिलती है। जो मोनोसाइट होती है वो हमें मिलती है 3% के अराउंड, और जो हमारे पास 3 to 7% के अराउंड मिलती है। और जो हमारे पास लिम्फोसाइट होती हैं वो हमें मिलती हैं 20 to 25% के अराउंड मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस की बात करें तो जो आपका न्यूट्रोफिल होगा उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होगी, डिफरेंट तरह का होगा, इरेगुलर होगा, बहुत सारी लोब्स होंगी। जो आपके पास इजेनोफिल होंगी उसका जो न्यूक्लियस होगा, उसका न्यूक्लियस ऐसा होगा जो आप कान पे लगाते हो ना, एक ईयरफोन लगाते हो, हेडफोन लगाते हो, तो उस तरीके के होंगे उसके न्यूक्लियस, यानी 2 लोब होगी। और जो आपकी बेसोफिल होंगी उसमें आपको 3 लोब मिलेंगी, और कुछ इस तरीके से मिलेगी कि 1 लोब, दूसरी लोब, तीसरी लोब, और जिनको आप जोड़ोगे तो आपको S शेप मिलती है। तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो S शेप का होता है। मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो हॉर्स शू शेप या फिर आप किडनी शेप बोल सकते हो, बीन की तरह होता है। एंड जो लिम्फोसाइट होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड मिलेगा, समवट ओवल भी मिल सकता है, लेकिन वो साइज में थोड़ा बड़ा मिलेगा, ठीक है। ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, अगर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस या सेल के अंदर तो हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट। अगर न्यूक्लियस के अंदर अगर सेल के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलेंगे ए ग्रैनुलोसाइट। तो ये था तुम्हारा WBC, ठीक है। इनका टाइम पीरियड डिफरेंट रहता है। RBC की अगर हम बात करें तो इनको इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। एंड जो इरिथ्रोसाइट हैं इनका नंबर वेरी करता है मेल और फीमेल में। इनका होता है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटर जो होगा, मेल और फीमेल में थोड़ा थोड़ा लगभग कम ज़्यादा होता है, ठीक है। RBC जो होती हैं ये बेसिकली आपके पास बाइकॉन्केव और डिस्क शेप होती हैं, और इनका मेन काम होता है गैसियस एक्सचेंज करवाना। एंड ये एनारोबिक कंडीशंस में सर्वाइव करती हैं, ये एनारोबिक होती हैं, इनमें कोई भी किसी भी तरह की एरोबिक रेस्पायरेशन नहीं चलता, क्योंकि इनके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इनके अंदर कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होती है। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो एक रेस्पायरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का कैरियर होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ब्लड के रिगार्डिंग बताई। तो अब कहा गया कि प्लाज्मा 55% बनाता है, लेकिन अगर प्लाज्मा में भी देखा जाए क्या क्या प्रेजेंट है तो प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि गिव मी 1 सेकेंड। जैसे कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वाटर, प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होंगी बहुत सारी गैसेस डिफरेंट तरह के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O2 हो गया। प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होंगे बहुत सारे न्यूट्रिएंट, जैसे शुगर हो गया, विटामिन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट हो गया, कुछ चैनल्स, कुछ आयन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे आयनिक में क्लोराइड आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी। एंड देयर इज़ सम वेस्ट ऑल्सो, लाइक वेस्ट में अगर हम बात करें तो वेस्ट में आपके पास यूरिया हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके पास गैसेस हो गई, इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन में जैसे फिब्रिनोजन हो गई, एल्ब्यूमिन हो गई, क्लोटिंग फैक्टर बेसिकली हम बोलें तो ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिम्फो या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन, कुछ एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, IgG वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं आपके प्लाज्मा में। लेकिन अगर आप इनमें अमाउंट देखोगे 55% प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है, वाटर का रहता है 98%। तो यही चीज़ यहाँ पे दी गई है, सॉरी 92% लिखना था, 92% क्या रहता है आपके पास प्लाज्मा के अंदर वाटर रहता है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा इज 90 to 90%। एंड ये सारे बाकी के 8% के अंदर रहते हैं।
अब उन्होंने कहा कि वाटर इन वाटरमेलन, तो ये करीबन रहता है 92%। वाटरमेलन के अंदर सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आप देखते हो, तो वाटरमेलन में नंबर इंक्रीज होता है सेल्स का, एंड जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम करीबन 3.5 लाख पर क्यूबिक सेंटर, 3.5 लाख जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है। लेकिन वाटरमेलन प्योरली वाटर का ही बना हुआ होता है, इसीलिए इसमें 92% क्या रहता है, वाटर रहता है। एंड जब हम हर्बेशियस प्लांट की बात करते हैं, हर्बेशियस प्लांट जो आपकी हर्ब्स होती हैं, जैसे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो उनमें प्लांट में वाटर कितना रहता है, करीबन 85 to 90%। एंड ह्यूमन सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है कि वाटर कितना है, 70 to 90%। जब आप वहाँ पे देखोगे ना तो वहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है, बायोमोलिक्यूल में एक टेबल दी गई है कि कितना कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो उसमें दिया गया है वाटर एंड प्रोटीन एंड एक न्यूक्लिक एसिड दिया हुआ है। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। न्यूक्लिक एसिड, देन है कार्बोहाइड्रेट, देन है कार्बोहाइड्रेट, है ना। उसके अलावा फिर क्या है, उसके अलावा है आपके पास आयंस, सॉरी उसके अलावा है लिपिड्स, मैं ना ये कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। उसके बाद है लिपिड्स, एंड देन है आयंस। तो इस तरीके से दे रखा है। वाटर कितना दिया हुआ है, 70 to 90% दिया हुआ है। एंड आई थिंक प्रोटीन जो है ये आपके पास 10% के अराउंड दी हुई है, 10 to 15% के अराउंड। न्यूक्लिक एसिड दिया हुआ है 5 to 7% के अराउंड दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट आपका 3% के अराउंड दिया हुआ है। लिपिड्स आपके पास 2% दिए हुए हैं, एंड आयंस आपके पास 1% दिया हुआ है। तो ये अमाउंट दिया गया है। लेकिन अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछे कि बॉडी के अंदर जो आपका सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा तो वो क्या होना चाहिए, वाटर। लेकिन अगर कोई पूछे कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक है। तो ये बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो यही चीज़ इन्होंने कही है कि कितना कितना होगा। ये कौन से चैप्टर से लिंक है, ये चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल। उस वाले चैप्टर से ये पूरी स्टेटमेंट ली गई है, बायोमोलिक्यूल। ध्यान से देख लेना, वहाँ पे टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखो उन्होंने क्या दे रखा है कि कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। कॉलन क्या है, बेसिकली कॉलन आपके पास है, मैं यहाँ बनाऊंगी। कॉलन आपकी इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, और इंटेस्टाइन की अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंटेस्टाइन में कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले एक आती है आपके पास, जैसे सपोज कर लेते हैं ये हमारी थी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जब आपके पास ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, सपोज दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, ये आई है, और जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है तो यहाँ पर ये एक इलियोसिकल वॉल्व प्रेजेंट होता है। ये इलियोसिकल वॉल्व आकर के एक चैम्बर में खुलता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, और इस रेक्टम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसके बाद शुरू होती है तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको आप देख रहे हो पाउचेस की फॉर्म में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलम, असेंडिंग कॉलन, ठीक है। उसके बाद यही जो होगा आपका बेड की तरह क्या हो जाएगा, ले डाउन हो जाएगा, यानी कि गिर जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं इस तरीके से, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स। तो ये सेकंड हो गई ट्रांसवर्स कॉलन। एंड थर्ड जो होगी वो क्या होगी, वो आपके पास नीचे आएगी, उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग। दिस इज नोन एज डिसेंडिंग कॉलन, ओके, दिस इज योर डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। बीच वाली स्काई ब्लू वाली आपकी कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देन लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट कौन सा है, सीकम, जिससे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली है जिसको हमने क्या बोला, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की असेंडिंग कॉलन, देन ट्रांसवर्स कॉलन, देन डिसेंडिंग कॉलन। दिस इज द डिसेंडिंग कॉलन। एंड डिसेंडिंग कॉलन के बाद एक और कॉलन आती है जिसको हम बोलते हैं सिग्मोइडल कॉलन, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइडल कॉलन। तो कॉलन के 4 पार्ट हो गए, इसको हम बोलेंगे सिग्मोइडल, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइडल कॉलन। एंड फाइनली ये ओपन हो जाती है आपके पास किसके अंदर, एक स्फिंक्टर के अंदर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एनस।
तो ये 4 पार्ट होते हैं आपकी कॉलन के। इन कॉलन में आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है बेसिकली, और कॉलन के सेंटर से एक चीज़ निकलती है, एक जो ट्रैक्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का, वो निकलता है। इन पाउचेस को हम बोलते हैं होस्टेरा। होस्टेरा बेसिकली क्या है? पाउचेस हैं। होस्टेरा पाउचेस हैं जिनमें पैरास्टालिटिक मूवमेंट होनी है, ठीक है। और जो आपके सेगमेंटल मूवमेंट भी जिसको हम बोलते हैं, और जो मसल्स आपकी सेंटर से निकलती हैं, एक ट्रैक्ट निकलती है मसल्स की, इसको हम बोलते हैं पैरेलल मसल्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, इनको हम बोलते हैं टीनिया कोलाई। इनको हम बोलते हैं टीनिया कोलाई। दीज आर बेसिकली द ट्रैक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो आपकी निकलेंगी पूरी इंटेस्टाइन के सेंटर से, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको हमने इसमें क्या कहा, सीकम। सीकम का काम क्या होता है? इट होस्ट सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। होस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार पूछा था, इट होस्ट सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। इट होस्ट सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। क्लियर? एंड जो इसके नीचे वर्मीफोरम अपेंडिक्स आप देख रहे हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, नॉट प्रोजेक्शंस, इट इज़ जस्ट अ प्रोजेक्शन। एनसीईआरटी में प्रॉपर मेंशन है, इट इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एंड अब तो आपके सिलेबस में ही नहीं रहा ये वाला चैप्टर, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी टैबलेट में दे रखा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सुना होगा ना, कई बार लोगों को अपेंडिक्स का दर्द होता है तो फिर उनको ये निकलवानी पड़ती है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज़ 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2। तो मैं इसके बारे में ना थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि आगे तो सिंपल है, आगे तो तुम्हें याद रखना है, तो थोड़ा सा यहाँ इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करूँगी 22 पॉइंट की। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। तो कौन सी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, कहाँ की डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? तो देखो, लंग्स में एल्वियोलाई होती हैं, दीज आर द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, राइट। एंड इनके सराउंड में क्या निकलती हैं? ब्लड वेसल्स निकलती हैं। तो इनके सराउंड में निकलती हैं ब्लड वेसल्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे O2 की अमाउंट ज़्यादा होती है एल्वियोलाई के अंदर, और यहाँ पे CO2 की अमाउंट ज़्यादा होती है आपकी ब्लड वेसल के अंदर। तो O2 को डिफ्यूज़ होकर के यहाँ आना है और CO2 को डिफ्यूज़ होकर के यहाँ जाना है, बट उसके दौरान इनको 3 जगह से गुजरना पड़ेगा, 3 तरीके से निकलना पड़ेगा। जिसमें से एक पहला क्या है कि एल्वियोलाई की जो लेयर है, सेल्स की लेयर है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेल या फर्स्ट लेयर, इसको हम बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की ये बनी हुई होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम किसकी होती है? ये होती है एल्वियोलाई की, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ, इसको हम बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। और ये कौन सी है? ये फर्स्ट बैरियर बनाएगी। सेकंड, इसके बीच में आप देख रहे हो ये वाला जो एरिया है जो इनको डिफ्यूज़ करना है, इट इज़ अ नॉन सेल्यूलर एरिया, यहाँ पे कोई सेल्स नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज़ नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये कैसी होती है? ये नॉन सेल्यूलर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सेकंड बैरियर बनाती है। उसके बाद थर्ड जो ब्लड वेसल है, ये अंदर से लाइंड होती है एक लेयर से जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। तो ये कौन सा हो गया आपके पास? ये थर्ड हो गया। तो ये तीनों बैरियर को जब आप लाइन में मिला देते हो, आपको इधर उधर नहीं करना, इन तीनों को एक साथ मिलाइए और तब जाकर के आपकी बनती है डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन, यानी एक ऐसी मेम्ब्रेन जहाँ पे डिफ्यूज़न पॉसिबल है हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन वहाँ से ट्रैवल करके कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ पहुँच जाएगी। और यहाँ पे CO2 ज़्यादा थी तो ये ट्रैवल करके यहाँ पहुँच जाएगी। यहाँ से CO2 एल्वियोलाई से ट्रैकिया के थ्रू होते हुए बाहर हो जाएगी और जो O2 है वो अंदर आपके टिश्यू तक पहुंच जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। इसको कुछ फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर जो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन है वो बहुत थिक होगी तो इजीली ऑक्सीजन और CO2 वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी। क्लियर? उसके अलावा यहाँ पे जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन से, वही ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सकती है?
मूव कर सकती है, और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अमाउंट में मूव करेगी। तो इसीलिए आपका एक 21 नंबर का जो पॉइंट दिया गया है वो यही बता रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज़ 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। इसीलिए CO2 यहाँ से यहाँ जब ट्रैवल करती है तो वो बहुत स्पीड पे ट्रैवल करती है विद रिस्पेक्ट टू O2, क्योंकि O2 की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम होती है CO2 के कंपैरिजन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, CO2 की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 20 to 25 टाइम्स हायर होती है, टाइम्स हायर। और किससे हायर है? हायर देन O2। याद रखना O2 से ज़्यादा होती है, और किसी गैस का कंपैरिजन नहीं किया है, O2 का कंपैरिजन किया है। कोई पूछे कि आपसे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली, कोई अगर आपसे पूछ ले इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए थिकनेस मेम्ब्रेन भी हम इसको बोल देते हैं, थिकनेस मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस होनी कितनी चाहिए, तो आंसर होगा आपका लेस देन 1 मिलीमीटर, सॉरी, इसका आंसर होगा लेस देन 1 मिलीमीटर। इससे भी कम होनी चाहिए, तब जाकर के डिफ्यूज़न बहुत अच्छे से हो पाएगा। क्लियर? उसके बाद है नंबर ऑफ वॉल्स लेयर्स इन एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, दीज आर द 4। एंड वैसे ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो वैसे मैं बताना तो चाहूँ तो बता सकती हूँ, बट मुझे कहाँ बताना चाहिए? ओके, गिव मी 1 सेकेंड बच्चों, मैं ना इस चीज़ को यहाँ पे तुम्हें बताती हूँ। नंबर ऑफ वॉल्स लेयर इन एलिमेंट्री कैनाल, जब आप डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ते थे ना, तो वहाँ पे क्या होता था, 4 लेयर्स थी, क्योंकि अब सिलेबस में नहीं है तो मैं इनकी सिर्फ नाम लिखवा देती हूँ। 4 लेयर्स थी। इन 4 लेयर में एक लेयर कौन सी थी आपके पास? फर्स्ट लेयर थी जो आउटर साइड पे थी। ओके, जो आपके पास आउटर साइड पे थी उसकी बात करते हैं। सबसे बाहर जो थी उसका नाम था सिरोसा, ये आउटर लेयर थी। और ईसोफेगस से रेक्टम ये सारी रहने वाली थी। सिरोसा जो होती है वो अपर लेयर ईसोफेगस में मॉडिफाई हो जाती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया में। सिरोसा के बाद कौन सी आती है? सिरोसा के बाद इन्होंने दी थी आपके पास मस्क्यूलारिस। मस्क्यूलारिस दो तरह से थी, मस्क्यूलारिस लॉन्गिट्यूडनल और मस्क्यूलारिस सर्कुलारिस, या सर्कुलर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बाहर थी और मस्क्यूलर जो थी सर्कुलर वाली वो अंदर की तरफ थी, लॉन्गिट्यूडनल, और एक थी सर्कुलर। तो सिरोसा के पास थी लॉन्गिट्यूडनल वाली, देन सर्कुलर थी। उसके बाद थर्ड वाली लेयर जो थी दैट वाज सब म्यूकोसा, एंड सब म्यूकोसा के अंदर बहुत सारी ग्लैंड प्रेजेंट होती थी। सब म्यूकोसा जब इंटेस्टाइनल रीजन में आती थी नियर डॉडिनम, तो इसके पास एक ग्लैंड आती थी जिसका नाम था ब्रूनर्स ग्लैंड। इसका नाम था ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है, जो सक्कस एंटारिकस में पार्टिसिपेट करती थी, बनवाती थी, जूस बनवाती थी, एंजाइम बनाती थी। उसके अलावा फाइनली जो सबसे अंदर आती थी म्यूकोसा थी, एंड म्यूकोसा में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस थे, जैसे कि म्यूकोसा स्टमक के अंदर बना लेती थी रुगे, स्टमक में ये रुगे बनाती थी जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते थे। एंड जो इंटेस्टाइन आती थी जब, तो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती थी अंदर से वो क्या बना लेती थी, वो विलाई का फॉर्मेशन कर लेती थी, विलाई हो जाती थी, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून हो जाते थे, तो वो सारी चीज़ें हो जाती थी। दीज वर ऑल, म्यूकोसा कौन सी थी? म्यूकोसा सबसे अंदर की लेयर थी, इनर लेयर थी, ठीक है, समझ में आ गया। ये सारी प्रेजेंट होती थी। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि मस्क्यूलारिस जो है वो स्टमक में एक और एडिशनल मस्क्यूलारिस मिलती थी, स्टमक के अंदर मिलती थी, जिसमें हम बोलते हैं कि उसको मिलती थी ओब्लीक मसल, ओब्लीक मस्क्यूलारिस, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपके पास जो 4 लेयर की मैंने बात की। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि जो स्टमक के अंदर ग्लैंड्स थी उनमें 3 तरह की सेल्स मिलती थी, म्यूकस नेक सेल्स मिलती थी, चीफ सेल्स मिलती थी, एंड पैराइटल सेल्स मिलती थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे मिलती थी। तो होता क्या था कि जो म्यूकस की नेक सेल, जो स्टमक होता था ना, स्टमक में आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती थी, कुछ इस तरीके के फोल्ड्स होते थे, और इन फोल्ड्स में अंदर की तरफ एपिथेलियल से ये लाइंड होते थे, ओके, अंदर की तरफ ये एपिथेलियल से लाइंड होते थे। तो ये नेक रीजन होता था जो ल्यूमन की तरफ ओपन होता था, एंड इस नेक रीजन पे जो सेल्स प्रेजेंट होती थी इनको बोला जाता था नेक सेल, इनको बोला जाता था नेक सेल, स्टमक के अंदर नेक सेल। और इनका काम क्या था? इनको म्यूकस नेक सेल भी बोला जाता था। इनका काम था म्यूकस को सिक्रीट करना, ताकि जो स्टमक है
स्टमक बहुत सारा HCl रिलीज़ करता है, तो उस HCl से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, ये काम होता था म्यूकस का, नेक सेल्स का। उसके बाद जो सेल्स होती थी वो सेल्स प्रेजेंट होती थी आपके पास साइड वाइज या साइड लेन पे जो सेल्स प्रेजेंट होती थी, इनमें होती थी दो तरह की सेल्स, एक होती थी पैराइटल सेल्स और एक होती थी पैप्टिक सेल। पैप्टिक सेल्स जो होती थी वो क्या करती थी, पैप्टिक सेल्स बेसिकली बहुत सारे एंजाइम रिलीज़ करती थी जिनमें इनएक्टिव एंजाइम होते थे, जैसे कि पैप्सिनोजन हो गया, या फिर इसमें आपके पास हो गया बेसिकली गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया, या प्रोरेनिन हो गया। तो ये सारे एंजाइम कौन करवाती थी, सिक्रीट करवाती थी आपके पास पैप्टिक सेल। और ये जो थी पैराइटल सेल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैराइटल सेल आपके दो काम करती थी, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती थी कि ये HCl रिलीज़ करती थी, जो बहुत सारे एंजाइम को क्या करवाता था, एक्टिवेट करवाता था HCl, ठीक है। और दूसरा काम ये क्या करती थी, ये एक कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जिसको हम CIF बोलते हैं, कैजल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये रिलीज़ करती थी, जो कि आपका विटामिन B12 को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि आपके पास क्या करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, प्लस आपको अनीमिया नहीं होने देता, अनीमिया को भी रोकता है। तो ये चीज़ें थी आपके पास जो आपकी स्टमक सेल्स थी। क्लियर। अब मैंने आपको कहा कि जो ब्लड होता है, ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन होता है RBC के अंदर। RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वही आपकी O2 और CO2 का एक्सचेंज करवाता है। तो जो जो आपका हर एक 100 ml का ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो जब वो टिश्यू के पास पहुंचता है तो 100 ml ब्लड जो होता है वो टिश्यू को नॉर्मल कंडीशन में 5 ml ऑक्सीजन देता है एंड 4 ml उससे ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है। ब्लड हाउ मच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 कितनी होती है, 4 ml होती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को कितना दे देता है, हर बार में 5 ml दे देता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। अगर आप बहुत सारी एक्सरसाइज करके आए हो तो आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तब उस कंडीशन में ये 15 ml तक ऑक्सीजन को दे देता है आपके टिश्यू में। कैरी कितना करके लेके जाता है, 100 ml जो होता है वो 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, जिसमें से 5 ml वो नॉर्मल कंडीशन में टिश्यू को दे देता है और बाकी वापस ले जाता है। इसी तरह जो 100 ml ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो 4 ml जो होगा वो नॉर्मल कंडीशन में किसको दे देगा, वो आपका एल्वियोलाई को दे देता है। तो ये चीज़ें थी। ठीक है। नाउ हम बात करेंगे कुछ शेप्स की जो NCERT में आपके पास दी गई हैं, शेप्स, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम बात करेंगे शेप्स इन NCERT बायोलॉजी। आपकी NCERT में जितनी भी शेप्स दी गई हैं हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दी गई है पोलन ग्रेन्स की। पोलन ग्रेन्स अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर देखते हो 12th क्लास में, तो वहाँ पर मेंशन है कि जो आपका पोलन ग्रेन्स जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं प्लांट के, वो कैसे होंगे, शेप में स्फेरिकल भी हो सकते हैं, वो थोड़े से ओवल शेप भी हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, रिबन शेप भी हो सकते हैं, बट NCERT ने पोलन ग्रेन को स्फेरिकल दिया हुआ है। एंड डायमीटर कितना दिया होता है, 20 to 25 नैनोमीटर। न्यूक्लियोलस क्या होता है, जहाँ पे आपकी RNA की सिंथेसिस होती है, न्यूक्लियोलस उसको बोला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा सेगमेंट होता है जो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। थोड़ा सा डार्क होता है, यहाँ पे RNA की सिंथेसिस होती है, लेकिन इसकी शेप भी क्या होती है, स्फेरिकल होती है। सेंट्रियोल क्या होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल होती है, हमेशा पेयर में मिलेंगे आपको, डिप्लोजोम बोला जाता है। एक सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्रियोल हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाई करते हैं। सेंट्रियोल एक ऐसी ऑर्गेनिल है जो विदाउट मेम्ब्रेन होगी और शेप कैसी होती है, इसकी सिलेंड्रिकल होती है। इसमें आपको 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिल जाती है। एंड सेंट्रियोल ही वो स्ट्रक्चर होती है जो आपके क्या बनवाती है, फ्यूचर में ये स्पिंडल फाइबर बनवाती है, जिसके थ्रू आपकी डिवीज़न होती है, माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करवाती है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ योर सेल, और वी कैन से पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड सोसेज शेप की होती है, जैसे आप बर्गर वगैरह सा नहीं खाते थे, उस बर्गर तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा लंबा इलोंगेटेड सा सोसेज होता है, वैसा होती है ये। सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हो। RBC इरिथ्रोसाइट राउंड एंड बाइकनकेव होती है, सबको पता है। मीजोफिल सेल प्लांट के अंदर होती हैं, ये आपकी ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एंड यहीं से फोटोसिंथेसिस होनी है, ग्रीन इन कलर होती हैं।
मीजोफिल सेल्स आपकी राउंड एंड ओवल होती हैं। ट्रैकिड्स जो होती है एनाटॉमी चैप्टर में आप पढ़ते हो, प्लांट एनाटॉमी 6th चैप्टर 11th क्लास। ट्रैकिड में क्या होता है, ये ऐसी सेल्स होती हैं जो इलोंगेटेड होती हैं, कुछ इस तरीके से होती हैं ये। दीज आर द ट्रैकिड्स जो आपकी टेपरिंग होती हैं एंड से, ठीक है। कोलामनर एपिथेलियम की बात करें तो ये लॉन्ग होती है, नैरो होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करती हैं। एंड ये कोलामनर एपिथेलियम जो होती हैं बेसिकली आपकी बहुत सारी जगह पर मिलेंगी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन करना होता है या फिर जहाँ पर आपको सिक्रीशन करना होता है वहाँ पे। WBCs आर द सोल्जर ऑफ द बॉडी, दीज आर द अमीबॉइड इन शेप, अमीबा की तरह होती हैं, इरेगुलर इन शेप होती हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे चोट हमें लगी तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल को पहुँचना है। न्यूट्रोफिल इज़ अ काइंड ऑफ WBC एंड उसको अपनी साइट से यहाँ तक पहुँचना है जहाँ पे वो बनी हुई है ब्लड के अंदर। तो उस साइट से जब उसको यहाँ पे पहुंचना होगा तो वो क्या करेगी, वो मूव करेगी, और जब वो मूव करेगी तो वो बहुत सारी ब्लड वेसल्स के बीच से निकल के आएगी। इस कंडीशन में हो सकता है कि वो बहुत सारी जगह ऐसी आए जहाँ पे वो क्रॉस ना कर पाए अगर उसके पास एक प्रॉपर शेप होगी। इसीलिए वो अपनी शेप को इरेगुलर रखती है ताकि उसको जहाँ से भी निकलना पड़े वो वहाँ से निकल सके। एंड ऐसी मूवमेंट को जिसके थ्रू WBC एमीबॉइड शेप में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचती है, दिस मूवमेंट इज नोन एज डायापेडेसिस मूवमेंट। तो याद रखना इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डायापेडेसिस। डायापेडेसिस आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके हैं वो कंप्लीट बन रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब समझने के बाद, याद करने के बाद कि आपकी बहुत ज़्यादा NCERT यहाँ पे कवर हो जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नर्व सेल। नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स एंड लॉन्ग एंड ब्रांच होती हैं, कुछ इस तरीके की होती है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। दीज आर द नर्व सेल्स, जिसमें क्या होता है आपके पास एक साइटोन होती है जिससे ब्रांचेस निकली हुई होती हैं इस तरीके से। एंड ये जो साइटोन आप देख रहे हो, जो ब्रांचेस देख रहे हो, उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। और उसके बाद फाइनली यहाँ से एक्सोन हिलोक आएगा और एक एक्सोन, एक लॉन्ग ट्रैक्ट जाएगी जिसको हम बोलते हैं एक्सोन। एंड ये एक्सोन जो होता है फाइनली ये ब्रांचिंग में क्या हो जाता है, इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल आर्बोराइजेशन। तो 3 पार्ट हो गए। एक हो गया मेन सेंट्रल बॉडी जिसको हम बोलते हैं सोमा या साइटोन। इससे जो दूर दिख रही हैं आपको ब्रांचेस, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। एंड ये जो सेंट्रल पार्ट था दिस इज़ योर साइटोन या सोमा बोल देते हैं या मेन सेल बॉडी बोल देते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर में, बाकी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है यहाँ पे। निजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, निजल ग्रैन्यूल यहाँ पे भी होते हैं, निजल ग्रैन्यूल यहाँ भी होते हैं, डेंड्राइट्स में होते हैं, बट वो एक्सोन में नहीं होते। एक्सोन में आपके पास निजल ग्रैन्यूल नहीं होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन कैरी की जाती है वो यहाँ से, मान लो सपोज यहाँ इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ से कैरी करेगा आपका डेंड्राइट उसको पहुँचाएगा एक्सोन हिलोक तक। फिर एक्सोन हिलोक से एक्सोन में जाएगी वो आपकी इन्फॉर्मेशन। एंड इस तरीके से फाइनली वो पहुँच जाएगी टर्मिनल आर्बोराइजेशन जो साइनेप्टिक वेसिकल है। दीज आर द साइनेप्टिक नोब। एंड इसके अंदर छोटे छोटे बैग होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। इनके अंदर भरे रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनको एक्साइट होना है या इनको इनहिबिट होना है, उसी तरीके से ये रिस्पॉन्स करेंगे और ये अपना एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर देंगे। तो ये था तुम्हारे पास एक्सोन की एक स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर, ठीक है। डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन पास लेकर के आते हैं, एक्सोन इन्फॉर्मेशन दूर लेकर के जाते हैं। तो लॉन्ग होंगे एंड ब्रांच होंगे। हैनले लूप क्या होती है, हेयर पिन बैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है। किडनी की स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं, किडनी के नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स किडनी की नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। देखो मैं बहुत सारा डिटेल में अभी नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। तो आज जितना हो पाएगा इतना ही ठीक है। हम हर एक चीज़ को मैं ये सारा रब कर दूंगी, तो आप नेक्स्ट क्लास में जब मेरे साथ आओ तो ये सारी चीज़ें आपकी बनी हुई होनी चाहिए, आपकी NCERT में लेबल होनी चाहिए। जो मैंने अभी बताया नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसको हम बोलते हैं, किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो इसमें नेफ्रॉन में एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है बोमैन कैप्सूल। दिस इज़ बोमैन कैप्सूल। एंड यहाँ से एफरेंट आर्टीरियोल आएगा, फिर एक स्ट्रक्चर बनेगी जहाँ पे बहुत सारा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होगा जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। एंड देन फाइनली यहाँ से क्या जाएगी, छोटे डायमीटर वाली एफरेंट आर्टीरियोल निकल जाएगी। ये हो गया आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल या ग्लोमेरुलर
कैप्सूल, ठीक है। जब ग्लोमेरुलर कैप्सूल और जो बोमेन कैप्सूल है इन दोनों को मिला देते हो तो बनती है मैलफिगियन बॉडी। इसको हम बोलते हैं मैलफिगियन बॉडी, जो कॉकरोच में भी थी येलो कलर की। जिसने मेरा कॉकरोच वाले लेक्चर देखे हैं वो एक बार ध्यान देना। तो ये हो गई आपके पास मैलफिगियन बॉडी, एंड यहाँ से आपका रिलीज़ होता है फिर आगे नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीसीटी, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्वुलेटेड होता है। एंड यही वो रीज़न होता है जहाँ पे मैक्सिमम 90% 99% रीएब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद आपकी एक ट्यूब जाती है नीचे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। ये लूप ऑफ हैनले एक इसका नीचे की तरफ जो पहले पार्ट जाता है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग पार्ट, और फिर यही लूप ऑफ हैनले घूम करके यू शेप बनाते हुए ऊपर जाती है, जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। दिस इज नोन एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो कि आपकी है लूप ऑफ हैनले। ये वासा रेक्टा इसके अराउंड रहती है, जो कि आपकी एक कंडीशन में, एक इमरजेंसी सिचुएशन में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करती है। उसके बाद आपकी आती है डीसीटी, जो अगेन क्या होती है, कॉन्वुलेटेड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। एंड देन फाइनली आपके पास आती है कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें बहुत सारे क्या ओपन होते हैं, नेफ्रॉन ओपन होते हैं। तो दिस इज अबाउट द कंडक्टिंग डक्ट, ठीक है, या कलेक्टिंग डक्ट भी हम इसको बोल देते हैं। समझ में आया? तो ये पूरा क्या है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें लूप ऑफ हैनले क्या है, दिस इज योर लूप ऑफ हैनले, जो यू शेप की आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। एंड इसमें एक पार्ट है जो नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग, जो ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। स्टमक की मैंने बताई दी थी, थोड़ी जे शेप रहती है। स्प्लीन एंड किडनी की देखोगे तो बीन शेप रहेगी। बीन शेप कैसी होती है स्टूडेंट्स? बीन शेप सबको पता है, सबने अपने घर में राजमा खाए हुए हैं, तो बीन शेप कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो किडनी की शेप ऐसी रहेगी, स्प्लीन की भी शेप ऐसी ही रहती है। स्प्लीन क्या होता है बेसिकली? स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड, जितनी भी डेड आपके पास क्या होंगी, डेड आरबीसीज होती हैं, तो वो सारी की सारी स्प्लीन में आकर के क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, यहाँ से वो ख़त्म हो जाती हैं। मैं स्प्लीन के बारे में लिख रही हूँ, दिस इज़ अ ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। थाइमस क्या होती है? थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ट्रैकिया जो आप देख रहे हो ना, हर्ट जो आप देख रहे हो, उसके अराउंड, उसके साइड में लोकेटेड होती है, डोर्सल साइड में। ये मैं आपको एग्जैक्ट पोजीशन एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ाऊंगी। लेकिन थाइमस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोलते हैं कि आयोडीन लेना चाहिए खाने में? क्योंकि अगर आप थाइमस आयोडीन नहीं लोगे तो आपके थाइमस से जो हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन जिसको हम बोलते हैं, T4 टेट्राआइडोथायरोनिन, वो हार्मोन जो है वो कम निकलेगा, जिसकी वजह से सिंपल गॉइटर हो जाएगा, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। इसलिए आयोडीन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइट, तो जिसकी वजह से थाइमस से गॉइटर होने को बचाया जा सकता है। इट इज़ अ लोब्ड ऑर्गन, ये आपका लोब की प्रेजेंट में होता है, थोड़ा सा लोब्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। आई थिंक मैंने ठीक है, पटेला की बात करते हैं। पटेला बेसिकली आपके पास सॉरी मैंने जो अभी आपको बताया है ना, दैट इज़ अबाउट द थायरॉयड ग्लैंड, बट दिस इज़ अ थाइमस। थाइमस बेसिकली आपका एक ऐसा ऑर्गन होता है जो लोब्ड ऑर्गन होता है। रिपीट कर रही हूँ, थाइमस एक ऐसा ऑर्गन होता है जो लोब्ड ऑर्गन होता है, और थाइमस से आपकी इम्यून सेल्स बनती हैं। इम्यून सेल्स बनती हैं, जैसे आपकी एंटीबॉडी बनती हैं, इम्यून सेल्स, ठीक है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो थाइमस ही प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि बोन मैरो एंड थाइमस दीज आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, एंड थाइमस में ही आपकी सेल की प्रोलिफरेशन होती है, मैच्योरेशन होती है। इसीलिए बोलते हैं जो एज्ड पीपल होते हैं उनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। रीज़न क्या है? क्योंकि उनके अंदर बेसिकली थाइमस का साइज़ छोटा होता चला जाता है। तो थाइमस एक ऐसी ग्लैंड है जिसका साइज़ विद एज रिड्यूस होता चला जाता है, प्यूबर्टी तक आते आते कम हो जाता है, एंड देन ओल्ड एज में और भी ज़्यादा कम हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि थाइमस को बेसिकली ये आपकी एक ऐसी जगह है जहाँ से सारी इम्यून सेल्स बनती हैं, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है, एंड इट इज़ अ लोब्ड ऑर्गन, ठीक है। पटेला की बात करें तो ये आपकी
आपकी नी बोन होती है कप शेप होती है, जो आपकी फीमर हो गई, जो आपकी थाई बोन है फीमर, एंड जो आपकी लेग्स की बोन है टिबिया एंड फिबुला, उनके बीच में एक एडवांस जो आपका घुटना बनता है, जहाँ पे नी बनता है, वहाँ पर एक बोन रहती है जिसको हम बोलते हैं पटेला। ठीक है, बोमेन कैप्सूल की मैंने अभी बात की थी, लेकिन मैं एक काम करती हूँ, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज हम इस साइज़ को 1-1 घंटे की हमने ये सीरीज़ रखी हुई है, तो आज हम इसको यहीं पे कम करते हैं, रोक देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे का बताऊंगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये सारा अपना, जहाँ पे भी आप एनसीईआरटी या जो भी आप नोट्स बना रहे हो, आप उनमें साइड बाय साइड लिखते जा रहे हो, है ना। दिस विल बी अ बेस्ट स्टैंडर्ड थिंग फॉर यू। तो आप बेसिकली इन चीज़ों को याद रखते जाओ एंड समझते जाओ। आपकी आधे से ज़्यादा छोड़ो, पूरी एनसीईआरटी इसमें कवर हो रही है, एंड बहुत ही क्रिस्प वे में हो रही है, बहुत ही कवर हो रही है, बहुत अच्छे से कवर हो रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।